नमस्कार, स्वदेश आर्य में आपका स्वागत है। शेयर बाजार में हमने उछाल देखा है, मगर जो इस समय है, क्या समय इस समय सावधानी बरतने का है या समय इस समय इन्वेस्ट करने का है? हम अक्सर सेल का इंतज़ार करते हैं। हम सेल का इंतज़ार क्यों करते हैं? हमें जो खरीदना है वह सामान सस्ता मिलता है। फ्लिपकार्ट की सेल साल में 3 बार आती है, मगर शेयर बाज़ार की जो सेल आई है यह करीब 2 साल बाद आई है। कोविड के समय में एक सेल आई थी, उसके बाद ये दोबारा सेल आई है। तो क्या इस सेल में ख़रीदारी करनी चाहिए या फिर इस सेल के अंदर हमें ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए? बिकॉज़ शेयर बाज़ार के अंदर जो सेल लगी है उससे और एक बम्पर डिस्काउंट और बचा है। तो इस सेल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आइए एक जानकार से जुड़ते हैं जिनका हमेशा मानना है कि अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सेल का वेट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म स्टोरी इतनी ज़्यादा मजबूत है। विकास खेमानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, कई जगहों पे सेल लगनी चालू हो गई है, मॉलों में इसको मॉनसून सेल्स बोला जा रहा है, तो शेयर बाज़ार में भी क्या हो रहा है आपके हिसाब से? जी, आप इसको मेरे ख्याल से बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वॉर और कोई भी कारण से वॉर हुआ, चाइना लॉकडाउन हुआ, ग्लोबल वरी का बोल सकते हैं। तो अभी जो 3-4 फैक्टर एक साथ कॉन्फ्लुएंस हुए हैं, यूक्रेन वॉर हुआ, चाइना लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर गए और जिसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट हुआ। तो ये आप इसको ऑयल की सेल बोल रहे, वॉर की सेल बोल रहे, पर ये उसकी वजह से जो कंसर्न्स आई हैं, उस कंसर्न की वजह से हम लोग देख रहे हैं एक मार्केट में स्टीप करेक्शन आता हुआ। और कुछ हद तक ये कंसर्न जायज भी हैं, क्योंकि ये आज इन्फ्लेशन को जिस तरह से बढ़ा रही हैं, उसका इम्पैक्ट डिमांड पे, आम आदमी पे बहुत होता है और ये ग्लोबल है, ये खाली एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है। तो उसका एक ग्लोबल इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे प्रभाव तो पड़ेगा। तो उसका खाली यही एक असेसमेंट करना है कि ये कितना सस्टेन करेगा, यहाँ से जल्दी रिकवर होगा या लेट होगा, उस चीज़ के ऊपर ही अभी खाली डिबेट हो सकती है। तो वो एक अभी मार्केट में सिचुएशन बनी हुई है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये शायद रिसेशन में नहीं जाएँगे, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ से रिकवर हो जाएगा और इसीलिए मार्केट एक कंसोलिडेशन ज़ोन में है। और ऊपर से जो फ्रॉथ था वो काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है। करेक्ट जो जो एक्सेसेस थे वो निकलने चालू हुए थे जनवरी-फरवरी से, जो पिछले 4-5 महीनों में काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। विकास, शेयर बाज़ार एक साइकिल फॉलो करता है और साइकिल अगर आप फॉलो करें तो उस साइकिल के अंदर बुल मार्केट भी आता है, बेयर मार्केट भी आता है। तो इस करेक्शन को आप क्या बोलेंगे? बुल मार्केट करेक्शन है या बेयर मार्केट चालू हो चुका है? बिकॉज एस&पी के अंदर बेयर मार्केट ऑलरेडी चालू हो चुका है और ग्लोबल विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है, अगर उसमें रिसेशन आएगा तो उसका सीधा प्रभाव दुनिया में पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। जी, आई थिंक बिल्कुल सही कहा निरुल कुंज आपने कि यूएस एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, पावर हाउस है, तो वहाँ पे कुछ भी होता है उसकी असर दुनिया के सब बाज़ारों पे ज़रूर पड़ती है और उसकी असर सब जगह रहती है। पर उसका खाली मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस समय और उसका हाँ, कुछ हद तक हमको इफ़ेक्ट देखने को भारतीय बाज़ारों में मिल भी रहा है। पर अगर आप भारत की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को थोड़ा करीबी से देखें और थोड़ा डिटेल देखें, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और दूसरे डेवलप्ड देशों की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी फ़र्क है। और पिछले कई जो भी इवेंट्स उनके मुकाबले में भी काफ़ी फ़र्क है। यूएस की जो इकोनॉमी है फुल्ली लेवरेज्ड है, डेट टू जीडीपी रेशियो काफ़ी हाई है, फेड की बैलेंस शीट काफ़ी बलून्ड है। वहीं आप देखेंगे तो भारत में अपना डेट टू जीडीपी रेशियो शायद दुनिया में लोएस्ट है। चाहे आप कॉर्पोरेट लेवल पे देख लें, चाहे आप कंट्री लेवल पे देख लें, चाहे हाउस होल्ड लेवल पे देखें। तो हमारे यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी अलग है। वहाँ पे आप देखेंगे तो जो इन्फ्लेशन की दर होती है वो लोग यूज्ड टू होते हैं 0 टू 1% के नज़र में। हमारे यहाँ पे नॉर्मल इन्फ्लेशन की दर जो होती है 4 से 5% की होती है। तो 0 से 8% जाना और 4-5 से 6-7% जाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क, मतलब हमारे लिए उसकी इम्पैक्ट बहुत कम है वर्सेस उन 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 जो इकोनॉमीज़ में है। तो मुझे लगता है कि डेवलप्ड मार्केट्स में डेफिनिटली डिमांड की स्लो डाउन होगी। अभी हमको ये एग्ज़ामिन करना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ की दर है, वो वहाँ की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के दर पे कितने डिपेंडेंट। आप देखेंगे तो इंडिया की ज़्यादातर ग्रोथ डोमेस्टिक डिपेंडेंट है, यूएस डिपेंडेंट बहुत कम है। हमारा ट्रेड जो बैलेंस है वो यूएस के साथ बहुत कम है, यूरोप के साथ भी बहुत कम है, तो हम तो वैसे ही उसमें बहुत लेवरेज नहीं है। दूसरी बात, इस बार एक ये फायदा भी है कि वो जो विकसित देश हैं वो अगर ग्रो नहीं भी कर रहे हैं, तो भी हमको जो चाइना से एक शिफ्ट होता है, उस शिफ्ट का फायदा हमको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम मार्केट शेयर गेन करके भी हमारी विकास की गति को
चालू रख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं काफी अलग हैं। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में मार्केट्स पे इम्पैक्ट होना जायज है, होगा और हो ही रहा है, पर मुझे लगता है ये सस्टेनेबल नहीं है। जैसे जैसे पैनिक सेटल होगा, जैसे जैसे वहां के इशू सेटल होंगे, आई थिंक ये चाहे आप 3 महीना बोल लो, 6 महीना बोल लो, उसके बाद में भारत को अलग नजरिए से देखा जाएगा, भारत के विकास की गति को अलग नजरिए से देखा जाएगा। और आज के नजर में आप देखेंगे निकुंज, तो जितनी भी बड़ी कंसर्न्स है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे ऑयल प्राइसेस हो, कमोडिटी प्राइसेस हो, वो सारी की सारी उसके रिलेटेड ही हैं और इंटरेस्ट रेट्स की दर हो, मुझे लगता है ये अगले 2 4 6 महीने के अंदर पीक आउट हो जाएंगे। क्योंकि आज ये सारी की सारी बातें सबको पता है। तो आपको जानते हैं कि जैसे बाजार में जितनी चीजें फैक्टर्ड इन ऑलरेडी है कि नहीं है, वो एक जानना जरूरी होता है। तो सबको पता है कि ये अगले 3 से 6 महीने में इंटरेस्ट रेट्स की दर बढ़ने वाली है, फेड ने भी गाइड किया है, इसके इम्पैक्ट शायद डिमांड पे भी होने वाली है। तो नॉन फैक्टर्स को लेके मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी कोई इंडियन इकोनॉमी में बड़ी शॉक आ जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2 3 4 महीनों में जो भी होने वाला है और हो रहा है, ये एक स्ट्रक्चरल बुल रन के अंदर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी और करेक्शन है। इसका फायदा उठाना चाहिए, न कि इससे घबराना चाहिए। विकास, अब कई ब्रोकरेजेस आंकड़े की बात करते हैं जी, इंडिया का जो निफ्टी का एवरेज है वह एवरेज क्या है, किन लेवल्स पर जाकर के मार्केट बॉटम आउट होता है। तो अगर मैं उस मूल्यांकन से निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी इस समय लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा सा नीचे है, और जो टिपिकल मार्केट बॉटम्स हुए हैं हम उस लेवल पर नहीं आए हैं। तो वैल्यूएशंस देखिए विकास अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात एक लिहाज से देखा जाए तो सही है, पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जिसका शायद वैल्यूएशन पे कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट असर पड़ता है। आप हिस्टोरिकल यूएस की इंटरेस्ट रेट और इंडिया की इंटरेस्ट रेट के अंदर गैप देखिए और अभी देखिए। यूएस में आज के डेट में मॉर्गेज रेट 5.5 6% के ऊपर चल रही है। हिंदुस्तान में आज एवरेज आदमी 7.5 के आसपास बोरो कर पा रहा है, जब ये खाली 1 1.5 2% का फर्क दोनों के बीच में रहा। ये हिस्टोरिकल फर्क जो रहा, हिस्टोरिकल आप पुराने समय में जाओगे देखेंगे तो ये 6 से 7% के बीच में भी रहा हुआ है। तो ये एक बात आपको क्लियरली दर्शाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंडिया के अंदर स्ट्रक्चरली कम हुई है। और इस बात को नजर में आप रखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि इसका वैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट होता है। और इसका बात ऑल्सो इस चीज से लिंक्ड है कि आपकी जो आज फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन है वो पहले के मुकाबले में काफी बेहतर है। ये सारा एक इंटरप्ले है, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज और इन्फ्लेशन सारा एक इंटरप्ले है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे अगर भारत का निर्यात बढ़ेगा और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ जो अगले 3 4 साल की जर्नी जो पूरी हो रही होगी, उससे इंडिया की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और इंडिया की जो रिस्क प्रीमियम है वो कम होगी, और हो रही है। बल्कि इंडिया की रिस्क प्रीमियम पहले के मुकाबले में काफी कम हो गई है। तो इसलिए इसको खाली हिस्टोरिकल एवरेजेस के मुकाबले में कंपेयर करके करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। काफी लोगों ने यह भी बहुत बार हिस्टोरिकल कंपेयर किया कि इंडिया की एवरेज इमर्जिंग मार्केट से प्रीमियम है, पर वो प्रीमियम हमेशा रहा है क्योंकि इंडिया की स्ट्रक्चर वैसी है, जो अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर है वो वैसा है। तो मुझे लगता है जो प्रीमियम है वो शायद रहेगा, ये जाने वाला नहीं है। और ये प्रीमियम आने वाले समय में जैसे जैसे इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल रिपेयर होती है ये बढ़ने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो विकास, जब आप कह रहे हैं कि मार्केट्स आर फैक्टरिंग इन अ लॉट ऑफ बैड न्यूज़, ये कैसे पता लगता है कि मार्केट्स क्या फैक्टर इन कर रहा है, क्या फैक्टर नहीं कर रहा है? तो देखिए आपको इसका सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट गुड न्यूज को कैसे रिएक्ट करता है, बैड न्यूज को कैसे रिएक्ट करता है। मैंने पहले बहुत एक विद्वान ने कही थी कि अगर मार्केट बैड न्यूज को पॉजिटिवली रिएक्ट करता है या नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करता है, मतलब मार्केट में सब कुछ फैक्टर हो चुका है बैड न्यूज के। और अगर मार्केट गुड न्यूज को पॉजिटिव में रिएक्ट नहीं करता, मतलब वहां का मार्केट पीक आउट हो गया, गुड न्यूज अभी सारी फैक्टर्ड इन हो चुकी है। तो हाउ मार्केट रिएक्ट्स टू द न्यूज फ्लो आल्सो कैन बी वन बैरोमीटर टू सो अभी आप देखिए अगर कोई इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की बात आती है और तो वो सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। ऑयल अगर कोई 110 से 120 भी हो जाता है तो कोई मार्केट बहुत ज्यादा गिर नहीं जाता है। तो ये सबको पता है कि ये सिचुएशन सबको पता है कि फेड कितना रेट बढ़ाने वाली है, जो भी रेट प्लॉट्स की वजह से। तो ये सब चीजें पता है। तो मैं तो एक जनरली मानता हूं कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। आज काफी विद्वान लोग कह रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आएगा, ये सब तो पता है, राइट। उसके बावजूद भी मार्केट और क्यों करेक्ट नहीं हो रहा है, मार्केट क्यों अभी होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज पता चल रही है कि
जो बैड न्यूज का पीकिंग आउट हो रहा है, इन्फ्लेशन का पीकिंग आउट हो रहा है, हम कहीं ना कहीं एक एटलीस्ट अंत के तौर पे आ रहे हैं। कई विद्वानों का ये भी मानना है कि विकास की अगर अमेरिका में स्लो डाउन आएगा तो आईटी में सीधा प्रभाव पड़ेगा। आईटी स्टॉक्स गिर चुके हैं और अगर मैं हिस्टोरिकल एविडेंस देखूं तो अमेरिकी रिसेशन का सीधा प्रभाव इंडियन आउटसोर्सिंग कंपनी में पड़ा है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आई थिंक अगर आईटी यूएस में रिसेशन आता है तो उसका कुछ हद तक डिमांड में मॉडरेशन हो सकता है, इस बात से कोई दो राय नहीं है, आप डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमको 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी। पहली बात तो जो डिजिटाइजेशन और क्लाउड माइग्रेशन की जर्नी है, वो कितने डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी है। एक ऐसा कंपनीज का बहुत सारी कंपनी जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, उनका ये भी कहना है कि काफी हद तक की डिमांड इस बार नॉन डिस्क्रिशनरी है, कि वो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना आप बिजनेस को शायद चला ना पाएंगे, क्योंकि काम करने का और बिजनेस करने का जो तरीका है पेंडेमिक के बाद बदल गया है। तो आप अगर आपको क्लाउड में माइग्रेट करना है तो आपको करना ही है। दूसरी बात, आईटी पे जो खर्चा होता है वो टू सम एक्सटेंट डिफ्लेशनरी भी है, स्पेशली इन राइजिंग वेज एनवायरनमेंट। तो इसलिए ऑटोमेशन की तरफ सारी कंपनियां जाना चाहेंगी, क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग भी है जो रिसेशन के अंदर इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो अभी आज एक डिबेट चल रही है, बहस चल रही है कि डिमांड ज्यादा स्लो डाउन होगी या फिर डिमांड बनी रहेगी कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रखते हुए, ये इसका समय पे ही आंसर पड़ेगा। पर पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा मेरा ये मानना है कि शायद डिमांड में हिस्टोरिकल जो स्लो डाउन हुआ है उतना स्लो डाउन ना हो। अगर मान लो कोई आप किसी के साथ $3-4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जो 4 साल में इंप्लीमेंट होना है, हो सकता है 4 साल की जगह 5 साल हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि आईटी कंपनीज की ग्रोथ की दर चली जाएगी, वापस 3-4% के ऊपर पहुंच जाएगी। मेरा ये मानना है अगर पहले हम 15% की बात करते हैं तो शायद वो 10-11% पे चली जाए। पर आप देखेंगे तो उससे ज्यादा वैल्यूएशन करेक्शन सारे आईटी सेक्टर के अंदर हो चुका है। कंपनीज आईटी सेक्टर में 4-5% के डिविडेंड यील्ड पे मिल रही है कुछ-कुछ कंपनियां, और 20 टाइम्स के पी के नीचे मिल रही है, जिनके अंदर इतना कैश फ्लो प्रोफाइल है। सो मुझे लगता है इस तरह के मैं फंडामेंटल देखूं तो मुझे कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं लग रहा इस समय विकास शेयर बाजार में सस्ता और अच्छा क्या है? है। सो देखिए, अगर हर तरह के पॉकेट्स हैं, मुझे लगता है अच्छा तो बहुत है। आई थिंक आप जैसा देखेंगे, मुझे लगता है सबसे सस्ता और अच्छा अगर मैं आज के समय बोलूं तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर है। अब आप देखिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, हमारी आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, सबके सब बैंकों ने अपने पूरे के पूरे एसेट साइज और लार्ज पार्ट ऑफ एसेट साइज को रिप्राइसिंग कर दिया 60 बेसिस पॉइंट से 80 बेसिस पॉइंट तक। अभी उसका सीधा का सीधा इफेक्ट पड़ता है उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो मुझे लगता है कि माइल्डली राइजिंग इंटरेस्ट रेट हेल्प्स एंटायर बैंकिंग सेक्टर। तो ये आने वाले 2-3 सालों में मुझे तो बैंकिंग सेक्टर सस्ता भी लगता है और अच्छा भी लगता है। ऑटोमोबाइल ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे शायद एक चिप शॉर्टेज का हम लोग एंड की ओर आ रहे हैं, और पेंट अप डिमांड की वजह से शायद 2023 और 24 अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लगता है वो एक सेक्टर भी देखा जा सकता है। बाकी जो नॉर्मल सेक्टर्स, आई थिंक एक समय आएगा जब शायद कंज्यूमर स्टॉक्स भी मिल जाएं, अभी हम उसका वेट कर रहे हैं। पर एक बार जब तक ये थोड़े नतीजे आ जाएं देख के उसको, शायद कंज्यूमर स्टॉक्स के अंदर भी स्पेशली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगले 2-3 क्वार्टर में मुझे लगता है वो भी एक अच्छे दायरे में आ जाएगी। विकास, आपने समय निकाला, ITNOW स्वदेश में आप आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।